नजर अगर ठीक नहीं है तो यहाँ आँख के डॉक्टर अच्छे हैं। चाहे आप तो रहते हैं देश विदेश में, आप वहीं से आँख का माने चिकित्सा करा करके गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो बाहरी के सवाल पे वो अपनी तुलना मोदी जी और लाल कृष्ण आडवाणी से कर रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी भी पाकिस्तान में जन्म लिए थे और वो आकर के भारत से चुनाव लड़ गए। मोदी जी भी गुजरात के हैं, 10 साल की हो गई। आने वाले जो अभी जो 2024 में चुनाव है, फिर एक बार चुन करके आप सांसद में जाते हैं, तो अगला 5 साल के लिए महाराजगंज के लिए क्या रोडमैप है? 14 से 24 के बीच में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। सबसे बड़ा परिवर्तन, यहाँ का सांसद सबसे सामान्य रूप से एक परिवार के जैसा, एक घर के सदस्य के जैसा, एक सेवक के जैसा लगातार मिलता है, उनकी बातों को सुनता है और कामों के समाधान के लिए तत्पर और तत्परता से उसमें लगा। बड़े व्यापक स्तर से महाराजगंज में परिवर्तन हुआ है। चाहे वो एकमा की बात करें, चाहे वो मसरक की बात करें, चाहे हम महाराजगंज की बात करें, हर जगह महाराजगंज जैसे छोटा स्टेशन जो हॉल्ट स्टेशन भी नहीं था, उसको हमने क्रॉसिंग स्टेशन बनवाया, उसमें रेक पॉइंट स्थापित किया। वहां भी उसे हजारों लोगों को उसका लाभ मिला, हजारों लोगों को उसका काम माने वहां उसे बार बार जो क्षेत्र में बात आ रही है, अपोजिशन के द्वारा भी बात विकास को लेकर के उठाया जा रहा है। तो सर 10 साल से आप लगातार सांसद हैं, तो 10 साल का विकास के बारे में हम आपसे खुल करके आज जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा नमस्कार, अभी हम पहुंचे हुए हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जो मौजूद हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के एनडीए गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहाँ से लगातार 2014 से लेकर के और अभी तक महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे लोकसभा क्षेत्र के बारे में और तमाम उन गतिविधियों के बारे में हम इनसे जानेंगे जो अभी चल रहे हैं। राजनीतिक चर्चा भी हमारी कुछ होगी, लेकिन सबसे पहले सर हम ये जानना चाहते हैं, सर माहौल क्या है? माहौल बहुत ही अच्छा माहौल है और हमें लगता है कि सारे लोगों के मन में मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, क्षेत्र के लिए किया है, और सारे लोग अपना वोट दे करके उसे उतारना भी चाहते हैं और देश के समृद्धि, देश के विकास के लिए सब लोग लगे हुए हैं मोदी के साथ। और इसका एक ऐसा माहौल इस बार चुनाव में बना है, हमें कभी सोच भी नहीं सकते। सब एकजुट होकर के मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, इसे देश को विकसित भारत बनाना और क्षेत्र का भी विकास करना, यह लोगों के जन जन के मन मन में यह बैठ गया है। और इसका हमें लगता है कि चुनाव पर भी इसका बहुत बड़ा एक अच्छा प्रभाव एनडीए के पक्ष में बने है और इसका लाभ जब मतदान होगा तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलने वाला है। सर एक चीज जो है बार बार जो क्षेत्र में बात आ रही है, अपोजिशन के द्वारा भी बात विकास को लेकर के उठाया जा रहा है। तो सर 10 साल से आप लगातार सांसद हैं, तो 10 साल का विकास के बारे में हम आपसे खुल करके आज जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा, आपकी केंद्र में सरकार रही है, खुल करके हम जानना चाहते हैं। मैं जितना विकास हुआ है यहाँ, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। कभी जो सोचा भी नहीं था सो भी काम यहाँ हुआ है। यहाँ चलने के लिए रोड नहीं था, यहाँ आपको चाहे एनएच हो, चाहे एसएच हो, चाहे आरईओ का रोड हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का रोड हो, कहीं चलने के लिए रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, लोगों के घर में शौचालय नहीं था, लोग तंग और तबाह थे। लेकिन आज यह तमाम सुविधाएं लोगों को आज मिली है। आज चलने के लिए रोड है, एक से एक अच्छा रोड, चाहे एनएच 331 हो, 531 हो, सुंदर बनकर के तैयार है। लोगों के घर में बिजली नहीं थी, आज पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक भी घर नहीं है जहां बिजली नहीं है। पहले हम 14 में चुनाव लड़ने गए थे तो सैकड़ों ऐसे गांवों में पहले ही बाहर नौजवान वोट टांग कर करके खड़े रहते थे कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। आज यह कहीं मेरे क्षेत्र में यह समस्या नहीं है। यह मोदी का देन है, यह मेरे प्रयास का फल है, यह आज यहाँ हुआ है। आज अगर हम आगे बढ़े, जहां तक आप यहाँ देखते होंगे जलालपुर प्रखंड में कोठिया में एक बहुत 100 एकड़ के एरिया में आईटीबीपी साधारण सेंटर नहीं है। यहाँ पूरे उत्तरी और पूर्वी भारत का एक मुख्य सेंटर है और यहाँ देश के दर्जनों राज्य के नौजवान भर्ती होने आते हैं। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, हजारों लोग ट्रेनिंग करने आते हैं। यहाँ से रोजगार भी इससे निकला हुआ है, क्योंकि जब बहाली होती है तो सैकड़ों टेम्पो वाले, टोटो वाले, गाड़ी वाले, होटल वाले, छोटे छोटे चाय और खोमचा में
पकौड़ी तिलौड़ी और पापड़ बेचने वाले, ये सबको लाभ होता है। ये बहुत बड़ी बात है ये। और योजना में चाहे हम रेल की परियोजना की अगर बात करें, रेल की परियोजना में भी बड़े व्यापक स्तर से महाराजगंज में परिवर्तन हुआ है। चाहे वो एकमा की बात करें, चाहे वो मसरक की बात करें, चाहे हम महाराजगंज की बात करें, हर जगह महाराजगंज जैसे छोटा स्टेशन जो हॉल्ट स्टेशन भी नहीं था, उसको हमने क्रॉसिंग स्टेशन बनवाया, उसमें रेक पॉइंट स्थापित किया। वहां भी उसे हजारों लोगों को उसका लाभ मिला, हजारों लोगों को उसका काम माने वहां उसे रोजगार उत्पन्न होने वाला है। और इसलिए कि जो वहां जब रेक लगेगा तो पलदार को भी काम मिलेगा, वहां भी चाय बेचने पान बेचने वाले के साथ बड़े लोगों को भी काम मिलेगा। यानी जो गाड़ी रखे हैं, जो अलग से ट्रैक्टर रखे हैं, जो बड़ी गाड़ी रखे हैं, तो उनको भी उसका लाभ उस ढुलाई के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी लाभ वहां यह होगी कि जहां बाहर से वो ब्रेक लगा करके माल लाते थे और यहां से लगा कर लाएंगे तो उनको भाड़ा भी सस्ता मिलेगा, तो उनको तो लाभ होगा ही, ग्राहक को भी उसका बड़ा लाभ होगा। तो मैं ऐसे मिलाकर कहें कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन 14 से 24 के बीच में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। सबसे बड़ा परिवर्तन, यहाँ का सांसद सबसे सामान्य रूप से एक परिवार के जैसा, एक घर के सदस्य के जैसा, एक सेवक के जैसा लगातार मिलता है, उनकी बातों को सुनता है और कामों के समाधान के लिए तत्पर और तत्परता से उसमें लगा रहता है। सर ये तो 10 साल की हो गई। आने वाले जो अभी जो 2024 में चुनाव है, फिर एक बार चुन करके आप सांसद में जाते हैं, तो अगला 5 साल के लिए महाराजगंज के लिए क्या रोड मैप है आपका? देखिए, दो चीज मेरे मन में रहते हुए भी किसी न किसी कारण से, तकनीकी कारण से छूट गया। वह तो मेरे लिए पहला है, एक तो यहाँ कृषि महाविद्यालय की स्थापना करना। कृषि महाविद्यालय की स्थापना से सीधे कृषि की डिग्री लेकर के हमारे नौजवानों को सीधे सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी उनसे प्राप्त होगी। और वह जब क्षेत्र जब डेवलप होगा तो किसानों को भी सीधे सीधे लाभ मिलेगा। तो एक मेरे मन में। दूसरा, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए भी मेरा लगातार प्रयास है, आगे भी रहेगा। अगर जमीन मिला रहता तो पहले ही मैं करवा देता, लेकिन मैं जमीन के प्रयास में हूँ कि मेडिकल कॉलेज हो जाए। तो दो बड़े चीज जो मेरी इच्छा थी, अब मैंने उसके लिए प्रयास भी किया, काम भी बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वो नहीं हो सका है। आगे उसको मैं पूरा करूंगा और आगे इस क्षेत्र के सम्मान और विकास के लिए तत्परता से एक सजग नागरिक, एक सजग चौकीदार के जैसा, एक जनप्रतिनिधि के नाते भी मैं भारत सरकार से जो भी योजनाएं यहाँ स्थापित हो सकती है उस योजनाओं को इस महाराजगंज की धरती पर स्थापित करूंगा और महाराजगंज के मान सम्मान स्वाभिमान को ऊंचा बढ़ाऊंगा और इसमें कहीं कोई ठेस नहीं आने दूंगा। यह मेरा संकल्प है। महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो बाहरी के सवाल पे वो अपनी तुलना मोदी जी और लाल कृष्ण आडवाणी से कर रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी भी पाकिस्तान में जन्म लिए थे और वो आकर के भारत से चुनाव लड़ गए। मोदी जी भी गुजरात के हैं और वो आकर के कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यह न समझदारी का बहुत बड़ा, यह हमें लगता है कि फेर है। आपको तो यहाँ एक व्यक्ति भी नहीं जानता है और आप मोदी बन गए, आप आडवाणी जी की चर्चा कर रहे हैं। हमें लगता है कि समझदारी होनी चाहिए। हम व्यक्ति अपने को कुछ बना दे, किसी से तुलना कर लें तो समझदारी उसमें सीधे दिख रही है और जनता इसको सही तरीका से दिख रही है कि आप में कितना बाहरीपन है, आपका कितना न समझदारी है। जब इतने छोटी समझदारी नहीं है तो बड़ी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। आप मुझे लगता है कि आपके जो शीर्ष नेता है वो भी उसकी तुलना नहीं करते हैं। आपके तो एक नेता लड़ रहे हैं केरल से, तो वहीं चले जाइए, केरल से लड़ जाइए जाकर, क्या आप उतने अपने को तुल रहे हैं। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, धरती पर आकर काम करने वाले हैं। और लेकिन जो एयर ड्रॉप है, जो पैराशूट से आए हैं, तो पैराशूट वाले लोगों का जबान और आवाज और उनकी बातें भी पैराशूट के लिए रहती है। यह पैराशूटी आवाज है। हमें लगता है कि जिनको धरती से कोई न लगाव है न आगे होने वाला है, यह लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर के जन्मे हुए लोग हैं। यह लोग बाप के माने काली कमाई पर यह लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। हमें लगता है कि ऐसे लोगों को जनता महाराजगंज में तो कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जो इतना बड़ा अपने को आज ही तुलना कर रहा है, तो जनता को कहाँ कहीं पूछने वाला है। जनता को तो दूर दूर तक नहीं पूछने वाला है। न आज जनता को जान रहा है न कल जानने वाला है। आज तो ये चूंकि एक हवा हवाई की बात है, तो हवा हवाई में अपना वैसे ही वो लगातार ये भी कर रहे हैं कि जिधर हम जा रहे हैं रोड टूटा हुआ मिल रहा है। इधर अगर ठीक नहीं है तो यहाँ आँख के डॉक्टर अच्छे हैं,
चाहे आप तो रहते हैं देश विदेश में, आप वहीं से आँख का मैंने चिकित्सा करा करके तब आकर के देखिए। और पहले चूंकि आपने देखा नहीं, 14 के महाराजगंज को उन्होंने देखा नहीं, इसलिए और उनको दिक्कत होती होगी। आज ये महाराजगंज में जितने परिस्थितियां, जितनी सुगमता, जितनी सरलता और जितनी आवागमन की कनेक्टिविटी बढ़ी है, हमें लगता है कि शायद ही कहीं यह कनेक्टिविटी होगी। हम सब जगह से कनेक्ट हुए हैं और इसका लाभ आज महाराजगंज के लोग ले रहे हैं। आपके कहने से और लोग आपके ऊपर ही वो थूक रहे होंगे कि चूंकि आपको यह भी ज्ञान नहीं है, आपको यह भी नहीं दिख रहा है, चूंकि आप पहले देखे ही नहीं, इसलिए आज आपको दिख नहीं रहा। सर, कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के पिताजी भी हैं, वो घूम घूम करके कह रहे हैं कि अगर आकाश को यहाँ से जनता जितवाती है तो महाराजगंज को एक नहीं 2-2 सांसद मिलेंगे। हमको नहीं लगता है कि अब एक तो हैं, पहले उठे तो महाराजगंज के लिए क्या किए हैं कुछ अगर एक एक एग्जाम्पल बता दें। वो तो सत्ता में भी रहे हैं, यहाँ राज्य के भी सत्ता में रहे। जब यहाँ नरसंहार हो रहा था, जब यहाँ जंगल राज था, तो उस समय बिहार के मंत्री थे, जंगल राज के करनाबे के मंत्री थे और केंद्र में भी मंत्री थे, तो उस समय भी तो कुछ कर दिए रहते ना महाराजगंज के लिए। राज्य के लिए भी नहीं किया। करने का तो अपना है कि अपना मैं क्या कर सकता हूं। और 2 सांसद क्या, जब मन में मानसिकता अगर सही नहीं होगी तो सांसद बन जाने से काम और सम्मान नहीं होता है। आपके मन की मानसिकता पहले सही होनी चाहिए, और आपकी मन की मानसिकता तो यही है कि आपको महाराजगंज से एक भी कोई व्यक्ति नहीं मिला, आपको पूरा महाराजगंज का यह सम्मान भी आपको ख्याल में नहीं आया। और इस बार का चुनाव महाराजगंज के सम्मान का चुनाव, महाराजगंज के लोग यह देख रहे हैं कि आपको पूरे इतनी बड़ी आबादी में आपको कोई नहीं मिला जिसको आपको अगर मिला तो आप उसको माने अपना प्रत्याशी बना सकें। यह परिवारवाद का जीता जागता हो, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। परिवारवाद का माने बड़ा उदाहरण है कि आप अपने बेटे को, जिसको कहीं कोई माने एथी नहीं है, उसको ला करके यहाँ लोगों पर थोपने का जो माने प्रयास आपने किया है, लोग थोपे हुए लोगों को कहीं एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। इसलिए हमें लगता है कि भूल भुलावे में रहने की जरूरत नहीं है। सर, अंत में एक सवाल, महाराजगंज की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? एक ही मैं अपील करूंगा कि यह आपके सम्मान स्वाभिमान की है इस बार की लड़ाई, और महाराजगंज की जनता लड़ भी रही। आपसे मेरा आग्रह है इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए, देश को विश्वपूर्ण बनाने के लिए, इस देश में राम के संस्कार, संस्कृति और उनके कृतित्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप एक एक वोट कमल के निशान पर डालिए। और मोदी जी जैसे सेवक जो देश का भी सेवा कर रहे हैं और दुनिया में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उसमें आप मजबूती से अपना सहयोग करने का, आशीर्वाद देने का काम करिए। आप 25 मई को होने वाले चुनाव में अपना और अपने परिवार के साथ पूरे समाज और आपका जहां तक पहुंच है उस सबके पहुंच को अपने साथ लेकर करके देश के सम्मान को बढ़ाइए। महाराजगंज के सम्मान को बढ़ाने में आप एक एक वोट कमल के निशान पर लगाइए और अपने घर के प्रत्याशी, घर के बेटा, आपका सेवक जनार्दन सिग्रीवाल को अपना आशीर्वाद देकर करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ से भेजिए। यही मेरा महाराजगंज के देवतुल्य अपने मतदाताओं से, यहाँ के जनता से मेरा अपील है, आग्रह है। धन्यवाद।